फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी है और वो उसमें इंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है? तो उस फोर्स की स्टडी सबसे पहले द फेमस साइंटिस्ट इन फिजिक्स जिसका नाम है लॉरेंज, तो लॉरेंज ने उसकी स्टडी की थी और उसी फोर्स को अपने ही नाम पर, अपने ही ऑनर में उसको नाम क्या दिया गया? लॉरेंज फोर्स। तो आज हम जानेंगे कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। देखिए भाई, एक चीज हम ये जानते हैं कि फोर्स किस पर लगता है, तो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर स्पेस में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा या वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो एक तो फोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। क्या होता है? F इक्वल टू Q इनटू E। एक दूसरे तरह का फोर्स होता है, वो भी चार्ज पार्टिकल पर ही लगता है, बट वो तब लगता है जब उसके बाद एक वेलोसिटी हो। क्या होती है बेटा? वेलोसिटी। और जब वो एक वेलोसिटी के साथ एक दूसरे तरह के स्पेस में एंटर कर जाता है और अब उस स्पेस का नाम है मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। उसका भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम सिंबल देंगे Fb, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी, इसको हम बाहर रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो तरह के फोर्स अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं जो कि फील्ड फोर्स है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है और दोनों मैग्नेटिक फील्ड में लगता है, मतलब दूसरा वाला कौन सी फील्ड में लगता है? मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, अब लॉरेंज ने हमको इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन वाला एक फोर्स बताया और उसको एक नाम दिया लॉरेंज फोर्स। ठीक है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फोर्स बनता है, अगर मान लीजिए कहीं पर भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों फील्ड है, तब उसका क्या होगा? तब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसका फोर्स, रिजेक्टेड फोर्स क्या होगा? उस फोर्स का नाम क्या रखा गया? लॉरेंज फोर्स, जो कि दोनों के क्या है? किससे आता है? कॉम्बिनेशन से आता है। तो अब हमने इन दोनों को मिला दिया, तो इस फोर्स का हम लोगों ने नाम रखा लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स दो तरह से होता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, और उनके कॉम्बिनेशन से हमको एक फॉर्मूला मिलेगा। देखिए वो फॉर्मूला किस तरह से है, हम देख रहे हैं कि दोनों के कैलकुलेशन में, दोनों के फॉर्मूले में Q कॉमन है, तो हम Q को कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ क्या बचा हमारा? इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस यहाँ क्या बचा हमारा? वेलोसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो इस फोर्स का हम लोगों ने क्या नाम रखा? लॉरेंज फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में तो E आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में नहीं है, ओनली उस जगह पर वो चार्ज का मोशन आ रहा है, यहाँ पर केवल मैग्नेटिक फील्ड है, तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी और आपका फोर्स F इक्वल टू दिस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो B की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कौन सा फोर्स? और इन दोनों कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? लॉरेंज फोर्स। तो हमको दोनों की स्टडी करनी है, लॉरेंज फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ गई बात? अब हम लॉरेंज फोर्स को समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस तरह से हम समझेंगे। हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। करंट कैरिंग कंडक्टर की स्पेसिफिसिटी क्या होती है? द चार्जेस कीप ऑन मूविंग इन कंडक्टर। तो जब चार्जेस कंडक्टर में मूव करते हैं तो करंट फ्लो होती है। अब ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही है और हमने इसको स्पेस में कहीं रख दिया, और उस स्पेस में कहीं पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा इसका? वही चीज की स्टडी हमको लॉरेंज ने बताई। तो देखिए किस तरह से बताई, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमको बताया गया। देखिए हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिए यहाँ पर, करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज का फ्लो होना दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमने एक सर्किट बनाया, इस तरह ये वहां सर्किट है। मान लीजिए कहीं से सोर्स होगा और उसमें करंट को क्या करा रहा है? वो फ्लो करा रहा है, और ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है।
दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके बाद अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो इसका क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। अभी तक हम ये स्टडी कर रहे थे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर ये मूविंग चार्ज आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, और उसका फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उस पर वापस आएंगे। इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से। कौन से रूल से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड। बट मैं आपको इसकी डायरेक्शन निकालने का एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ, राइट हैंड रूल। इस राइट हैंड रूल में ये वही वाला मेथड है जो क्लास 11 में हम वेक्टर प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, उससे भी हम ट्राई करके देखते हैं। V क्रॉस B, तो ये आपको, ये जो आपकी पाल्म है ये किसको बताएगी, E को बताएगी, और उंगलियां उस डायरेक्शन में मोड़नी है जिस डायरेक्शन में क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो सब आपको कई डायरेक्शन दे देगा, यस मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। तो मान लीजिए वेलोसिटी की डायरेक्शन दिस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में वो पार्टिकल जा रहा है, तो ये हमने ऐसे सेट किया अपने पाल्म में, और इसी लोकेशन पर जाते समय रास्ते में उसको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या होगा, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये टर्न लाइक दिस, तो ये किसकी डायरेक्शन में, फोर्स। तो हम क्या देखते हैं कि ऐसे जाने वाला पार्टिकल सडनली लाइक दिस इट विल टर्न, ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको फोर्स लगा तो ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा, और इसी में क्या हो जाएगा, ये ट्रैक हो जाएगा। समझ में आई बात, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक की डायरेक्शन, और ये फोर्स लगा और इसमें टर्न करना ऐसे स्टार्ट कर दिया, तो ये लगाया। अच्छा, फिर से देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें सही लगाया कि गलत लगाया। इंडेक्स फिंगर किसको बताती है, अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर अलोंग दी क्या, यस वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। थंब क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो देखिए चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये पकड़ा, ये सेट किया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टुवर्ड्स अपवर्ड, सॉरी, तो फोर्स का आया आउटवर्ड, और इसमें भी क्या था, आउटवर्ड। तो इससे हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के नियम से हमने निकाला फोर्स की डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड रूल से भी हमने क्या निकाला, फोर्स की डायरेक्शन। तो समझ आ गया, दोनों से आप निकाल पाओगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे लॉरेंज फोर्स के बारे में, और हमने अब यहाँ पर ये पढ़ना है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो उस पर फोर्स लगेगा। तो क्यों लगेगा, उसी चीज की हमको स्टडी करना है। अच्छा देखिए, ये लॉरेंज फोर्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। लॉरेंज फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। यहाँ पर जो चार्ज इस पर फ्लो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो कैसा चार्ज होता है, चार्ज होता है या नहीं होता है, तो आंसर चार्ज तो होता है, बट वो नेट चार्ज होता है। क्या होता है, तो करंट जो फ्लो होती है वो नेट चार्ज के कारण फ्लो होती है, और नेट चार्ज जब फ्लो होता है पूरे सर्किट में, तो ये जो चीज फ्लो हो रही है ये एनर्जी फ्लो होती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, बट नेट चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। तो अब हमारे फॉर्मूले में क्या बचा, ये जीरो हो गया। अब हमारा फॉर्मूला केवल इतना बचा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने बताया आपको कि हमने स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखा हुआ, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि नेट चार्ज कितना है, जीरो। पहली चीज तो नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज जीरो। देखिए इसमें नेट चार्ज जीरो कैसे, मान लीजिए इसमें 1000 कूलम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उतनी ही संख्या में 1000 कूलम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होंगे। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दोनों चार्ज पार्टिकल के नंबर इक्वल है, इसलिए नेट चार्ज विल बी जीरो इन करंट कैरिंग कंडक्टर। बट अगली बात कराता हूँ, नेट चार्ज जीरो हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या जरूरी है,
चार्ज जरूरी है, वो चार्ज नहीं है। चार्ज है नहीं है का मतलब है नहीं है, ये मतलब मत निकालिए कि चार्ज नहीं है। चार्ज तो है, चार्ज पार्टिकल तो है, लेकिन उनके नंबर कहते हैं इक्वल है। अनइक्वल होते हैं तब हम कहते हैं कि चार्ज किया तो एक्सेस है इस बॉडी में या फिर डेफिशिएंसी है, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा। बट यहाँ पर इक्वल नंबर में चार्जेस है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, क्योंकि चार्ज जीरो है। इतनी बात समझ में? अच्छा, तो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। करंट क्या फ्लो होती है, तो आंसर है चार्ज पार्टिकल की करंट फ्लो होती है। कौन से चार्ज पार्टिकल चलते हैं, तो याद रखिए करंट कैरिंग कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल चलते हैं, भले हमने प्रिंसिपल कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन चलते तो इलेक्ट्रॉन ही है। बट हम ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी चलता है और उसी की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होती है, करंट, वो बात की बात है, वो वाला प्रिंसिपल है। बट चलता कौन है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, सॉरी राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। इनके क्या हाल है, तो ये आंसर, ये कुछ नहीं कर रहे, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं। और नेट चार्ज कितना है बेटा, इन दोनों की संख्या इक्वल है, तो नेट चार्ज कितना है, जीरो। अब मैग्नेटिक फील्ड को किससे मतलब है, चार्ज पार्टिकल के मोशन से मतलब है। उसको मतलब नहीं है कि चार्ज इक्वल है या अनइक्वल है, उसको क्या मतलब है, चार्ज पार्टिकल के मोशन से मतलब है। और इसमें 1000 कूलम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मान लीजिए अलग अलग करके सेपरेट करके मान लीजिए वो इतना चार्ज है, इतनी चार्ज की क्वांटिटी है, और ये वाली चार्ज की क्वांटिटी मोशन में है, तो जितनी भी चार्ज की क्वांटिटी मोशन में होगी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ये वाली चार्ज की क्वांटिटी रुकी हुई है, मोशन में नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। बात समझ में आई, क्लियर है ना। नेट चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज क्या, टोटल चार्ज तो उसके बाद 2000 है, पॉजिटिव 1000 नेगेटिव 1000, तो नेट कितना हो गया, जीरो। उसमें से 1000 मोशन में है, वो 1000 चार्ज को देखिए, उसके बाद वेलोसिटी है। और नेगेटिव फील्ड किस पर लगता है, इसके बाद वेलोसिटी है, तो फोर्स किस पर लगेगा, यस इलेक्ट्रॉन में लगेगा। और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी है उसके पास और उसके पास चार्ज है, तो ये हमारा क्या आ गया, लॉरेंट फोर्स आ गया किस पर, इन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से यहां तक जाने में चार्ज को कुछ टाइम पीरियड लगता होगा, तो हम क्या करते हैं, टाइम लेना है हमको, तो हमने टाइम का डिवाइड कर दिया। अगर हम टाइम का डिवाइड कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, तो टाइम का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि हमको वही मिलना चाहिए मैथमेटिकली। ऐसा कर सकते हो बेटा, ओके। और वेक्टर अलाउ करता है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर ही रहता है। ये हम लोगों ने वेक्टर के चैप्टर में स्टडी किया हुआ है कि आप वेलोसिटी से किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही रहेगी, उसके मल्टीप्लिकेशन से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये नॉलेज आपका काम है वेक्टर से। चलिए अब आपको सोचना है ये कौन सा एक्वेशन है। अच्छा फिर से यहां से यहां तक ये जो चार्ज पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उस डिस्टेंस का नाम क्या है, करंट को फ्लो होने के लिए लेंथ चाहिए, और लेंथ का ही मतलब डिस्टेंस होता है, तो वो लेंथ कितनी होगा, एन। और ये चार्ज पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसका नाम क्या है, एन। तो अब मुझे बताइए वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन। और ये किसका फेमस एग्जांपल है, क्यों, तो ये करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंथ है, और यहाँ पर लेंथ को हम वेक्टर मानेंगे क्योंकि वो करंट एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को, तो इसको हमने नाम दिया एल वेक्टर और इसका नाम दिया टी। और ये आपका आ गया लॉरेंट फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसके लिए, फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो नहीं बात, तो ये आ गया आपका, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला लिख रहे हैं लॉरेंट फोर्स। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमको क्या देता है, आई एल बी साइन थीटा। तो ये क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड। आगे अब इसी चीज को हम चाहते हैं दूसरी तरीके से भी प्रूव कर दे कि फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और उस मैग्नेटिक फील्ड में उसको कुछ करंट फ्लो हो रही है, तो ये फोर्स करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये फोर्स उसकी लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और उनको कंबाइन किया, फिर के की वैल्यू 1 की डेफिनेशन दुनिया में, तो हमने वो रास्ता नहीं अपनाया। जो रास्ता है एक्चुअल में होता है इस फॉर्मूले तक पहुंचने का, वो रास्ता क्या है इस कैलकुलेशन पर, जिसको किसने बताया, लॉरेंज। तो मेरा रिजल्ट लॉरेंज फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन हम दो तरीके से निकालेंगे, एक तो राइट हैंड क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से, और दूसरा यूज करते हैं लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड में हम क्या करने वाले हैं समझिए जरा, देखिए ये जो इंडेक्स फिंगर है हमारी, इसको हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये तो फिक्स है। और ये अब जो आपका चार्ज पार्टिकल था यहाँ पर, अब वो बन गया यहाँ पर करंट। करंट इसके कारण फ्लो होती है पॉजिटिव चार्ज। देखो अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज का फ्लो होती है, हमको पता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन हम किसको मानते हैं, पॉजिटिव। तो अब उसको ऑब्जर्व करिए, उसी को फील करिए कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है कैसे, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। और उनको चलने के लिए लेंथ चाहिए, तो लेंथ की डायरेक्शन को ही हम किसकी डायरेक्शन मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन मानेंगे, आप कहेंगे आप करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर, और ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन है। तो ये एफ है, ये बी है और ये सी है। दिस इज द फादर मदर चाइल्ड लॉ। ये फादर, ये मदर और ये चाइल्ड, ठीक है। ये फादर हो गया आपका फोर्स, ये मदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये आपका चाइल्ड करंट हो गया। समझ में आया? इसमें देखिए, इसको साइड में करेंगे, इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये किसकी डायरेक्शन है, एल की डायरेक्शन में सेट करेंगे हम इसको। किसकी डायरेक्शन में सेट करेंगे इसको, एल की डायरेक्शन में। और पहले आपका जो फॉर्मूला है उसमें पहले एल आता है, तो आपको पहले एल लेना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है, बी से, ऊपर है या नीचे है, तो आपको ये क्या की डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो चलिए अब मैंने आपको बताया, इधर देखिए जरा ध्यान से। अब स्पेस में कहीं पर ये कंडक्टर रखा हुआ है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है टूवर्ड्स नॉर्थ। मान लीजिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ, और ये कंडक्टर रखा हुआ है और इसमें कहीं से भी करंट फ्लो हो रही होगी, हमें मान लीजिए करंट फ्लो होती है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहती है ऊपर की तरफ। चलिए लगाते हैं, पहले हम लगाते हैं जो हमको आता है, इसका नाम क्या है, लेफ्ट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन एल की डायरेक्शन, चलिए किसी डायरेक्शन में फ्लो। हाँ, तो करंट कैसे फ्लो हो रही है बेटा, ऐसे, यस, लेफ्ट टू राइट। तो ये हमने सेट किया करंट की डायरेक्शन में, चाइल्ड को। मदर कहाँ बेटा, ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ये पकड़ा और ये उठाया, तो फोर्स तो आया, आया कि नहीं आया, तो इसका फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। अब देखिए फिर से, ये देखिए दिस इज द एल, करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन है फोर्स। अब ये जो फोर्स लगा, यहीं पर कैच है, तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये फोर्स लगता कैसे है। इस पर फोर्स लगा तो ये कंडक्टर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, सोचिए, फोर्स लगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा सर। तो आंसर है सारे के सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और उसी का तो नाम है लेंथ। और तो पूरे चार्ज पार्टिकल पर एक साथ फोर्स लगेगा तो हम देखते हैं ये कंडक्टर ऐसे जाता है, ना ऐसे ना ऐसे, यही कहते हैं। और इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम बनाना है आगे जाके मोटर, ठीक है। और मोटर में होता क्या है, मोटर में यही होता है कि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इस पर फोर्स लगता है, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। और हमने इस पर लगा दी एक रॉड, और रॉड के साथ हमने लगा दिया फैन, इस पर करंट फ्लो कराई मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स लगेगा, ये चलेगा। अब ये चले, इसको हमने इसे पकड़ा दिया, तो हम क्या देखते हैं, ये चलता है, वैसे ये फैन घूमना स्टार्ट, तो वो पंखा चालू है। तो ये एक्शन होता है, दिस इज द रूट ऑफ मोटर। तो मोटर का चलने के पीछे प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल है लॉरेंज फोर्स। तो इस पर ये ऐसे भागा और हमने रॉड लगा दी और ये घूम गया, तो ये बात, तो ये होता है, क्लियर हो गया। तो ये आ गया आपका लॉरेंज फोर्स। अच्छा, ये लॉरेंज फोर्स की स्टडी कर ली, इसकी स्टडी हम और करेंगे, उससे पहले कुछ फीचर हमको जानने हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो मुझे पहले बताना चाहिए थे। मैग्नेटिक फील्ड इन अवर नेचर, हमारे नेचर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का हमने यूनिट बनाया हुआ है टेस्ला, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 टेस्ला कितना होता है। तो आंसर है 1 टेस्ला होता है 10⁴ गॉस के बराबर।
cos is the CGS unit of the magnetic field, theta is the SI unit of the magnetic field। तो याद रखिए कैलकुलेशन में हमारे बड़े काम में आएगा न्यूमेरिकल में कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to the power 4 cos, ये होता है। अब इसके बाद हम अर्थ पर रहते हैं इस प्लेनेट पर, तो इस प्लेनेट में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, उसका जो फीचर है, उसका जो सोर्स है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो ठीक है, फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि कण से होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ में कितना होता है बता दो, तो हमने इसकी कैलकुलेशन की और निकाला। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नियरली 10 to the power -5 टेस्ला, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, 1 लाख टाइम्स कम होता है। ठीक है, इतना कम। इसी तरह से हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। जहां कहीं भी चार्ज फ्लो हो रहा है वहां क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और हमारे नर्वस सिस्टम में भी करंट फ्लो होती है और वो करंट माइक्रो एम्पियर की होती है। और करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी सुना होगा मैग्नेटोथेरेपी, करवाइए या सुनिए। तो मेडिकल में इसका यूज करते हैं। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम में जो करंट फ्लो होती है उसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो कभी कभी कुछ लोगों का गड़बड़ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, थेरेपी करते हैं, मैग्नेटिक थेरेपी करते हैं और उससे हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाकर हमारे जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अलाइन करते हैं, अलाइन अराउंड दी एक्सटर्नल फील्ड। तो जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसी की डायरेक्शन में उसको सेट कर देते हैं, तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। तो हमारे नर्वस सिस्टम में भी जो करंट फ्लो होने का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी 10 टाइम्स कम होता है। देख रहे हो आप, 10 to the power -10 टेस्ला, यानी कि इससे कितना कम हो रहा है, 5 टाइम, 10 to the power 5 टाइम। ठीक है ना। इसी तरह से हम अर्थ को छोड़कर स्पेस में चले जाते हैं। अब अर्थ ने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा हुआ है और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो सन से आने वाले बहुत ज्यादा रेडिएशन हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और एक बात याद रखना, हर प्लेनेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता ही होता है। हमारा भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि हमने अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया और हम मार्स पर चले गए, उसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया। यहाँ से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यहाँ से मार्स का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और दोनों ने एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया होगा किसी न किसी लोकेशन पर। उस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक नीडल को रख देंगे तो वो ना इधर जाती ना इधर जाती है, वो न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। उस लोकेशन पर भी हमने जाकर देखा मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है पर थोड़ा सा मिलता है। उसको उसके लिए हम जो नाम यूज करेंगे इंटरस्टेलर स्पेस, उसके लिए क्या यूज करेंगे, इंटरस्टेलर स्पेस। और वहां पर जाके देखा मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड से भी बहुत कम होता है, 10 to the power 12, यानी कि इससे 100 गुना कम होता है। ओके, इसके बाद हम लैब में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, करंट फ्लो कराकर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, या जो हमको नेचर से जो मैग्नेट मिलते हैं उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उसको हम बोलते हैं टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड इन लेबोरेटरी, वो होता है 1 टेस्ला, यानी कि देख रहे हो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 1 लाख गुना बड़ा होता है 1 टेस्ला। इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां पाया जाता है, तो एक स्टार जब अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है तो वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, और जब वो सिकुड़ना स्टार्ट करता है तो वो अपने मास को खोता है, लॉस्ट करता है और एक दूसरे के मॉलिक्यूल से टकराकर मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। मॉलिक्यूल से एटम बने उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, दबा दबाकर बहुत छोटा हो जाता है। वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है कि जब आप एक स्टार अपनी एनर्जी को रिलीज करके लॉस्ट करके न्यूटन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, उस जगह जाके हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड, जाके नहीं जैसे भी निकाला हो, वो कितना होता है 10 to the power 8 टेस्ला। तो ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। तो नेचर में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पाया जाता है, न्यूटन स्टार की सरफेस पर पाया जाता है। और सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, इंटरस्टेलर स्टेलर स्पेस में होगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ फीचर्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इंटरस्टेलर स्पेस, जहां पर हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे प्लेनेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का खत्म हो जाता है, उस लोकेशन पर हम चले जाएंगे, वहां पर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस लोकेशन का ही नाम क्या है, इंटरस्टेलर स्पेस है।
वहां पर मैग्नीट्यूड इतना होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं लॉरेंस फोर्स की स्टडी में। ये लॉरेंस फोर्स हमने स्टडी कर लिया, तो ये पूरा ऐसे जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हर जगह चार्ज पार्टिकल है, तो ये पूरे कंडक्टर पर सीधा ऐसे चला जाएगा। टर्न क्या होगा? टर्न एक पार्टिकल का धक्का लग रहा है, आप ये देखिए ऐसे पकड़ लगेगा तब टर्न होगा। अगर मैंने ऐसे पकड़ के खींच दिया, हाँ जी इधर ध्यान दीजिए। अब हम इसमें स्टडी को आगे बढ़ाते हैं अपनी। अब देखिए लॉरेंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लॉरेंस फोर्स के कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए इसमें कुछ केसेस हमको स्टडी करने हैं। पहले केस फर्स्ट लेते हैं। पहले हम मान के चलेंगे हमारा जो चार्ज है वो कहता है स्टेशनरी है, और चार्ज इज स्टेशनरी, ठीक है, केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टेशनरी चार्ज को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जैसे ही रखकर हमने हाथ हटाया तो हम देखते हैं कि ये फोर्स एक्सपेरियंस करता है अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स एक्सपेरियंस करता है उसका फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं। F इक्वल टू क्या होता है? Q × E। और जब किसी बॉडी में फोर्स लगता है तो न्यूटन लॉ में हमने सेकंड लॉ में उसका फॉर्मूला बनाया हुआ है, F इक्वल टू ma। तो बॉडी में क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो इस चार्ज पार्टिकल के पास मास है, ओके, तो उसके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? तो हम इससे कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, जब किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगने पे एक्सेलरेशन आता है तो वो एक वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है। ओके, वो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमारे पास काइनेमेटिक्स के इक्वेशन होते हैं। स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? v इक्वल टू 0। फोर्स लगने पे जैसे ही हाथ गया इसके बाद एक्सेलरेशन काम किया, फोर्स लगने के कारण इसके बाद क्या आ गई? फाइनल वेलोसिटी। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 2 प्लस 80। q की वैल्यू 0। हाँ, या फिर हम एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, v² इक्वल टू u² प्लस के 2a है। अगर हमको टाइम नहीं पता है तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो u की वैल्यू कितनी बेटा? 0, और a की वैल्यू हमको दी है, हम रख सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन कर सकते हैं कुल मिला के। ओके, टाइम दिया तो उससे वेलोसिटी निकाल लेंगे, टाइम नहीं दिया डिस्प्लेसमेंट दिया तो इससे वेलोसिटी निकाल लेंगे। कुछ ना कुछ तो हमको दिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक पैराग्राफ बन गया लॉरेंस फोर्स का इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, जबकि चार्ज कैसा है? स्टेशनरी। अब देखिए, अ चार्ज इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने एक चार्ज को भेजा और वो भी किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भेजा। हाँ, एक चीज और, जब फोर्स लगता है उसकी वेलोसिटी तो होती है, बट कैसी? यूनिफॉर्म या एक्सीलरेटेड वेलोसिटी? तो आंसर है जब भी फोर्स लगेगा एक्सीलरेशन आएगा तो उसकी वेलोसिटी एक्सीलरेटेड वेलोसिटी होती है, ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जबकि लगातार फोर्स लगता रहता है, दिस इज द एक्सीलरेटेड वेलोसिटी। अब ये चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज है, वेलोसिटी है, और ये चल रहा है, तो इसका मतलब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ है, उसका नाम क्या है? u। एक्सीलरेशन वही है, फोर्स भी वही है, तो कैलकुलेशन क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल टू u² प्लस के 2 निकाल सकते हैं। तीसरी सिचुएशन देखिए, अ चार्ज इन मूविंग विद वेलोसिटी u इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके पास चार्ज भी है और एक वेलोसिटी भी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फोर्स को कैसे लगेगा? अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फोर्स इसकी वेलोसिटी का क्या करना चाहेगा? डिक्रीज। तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी रिटार्ड होती है, होते 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 फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0, जबकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जैसे ही फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, पर इसके पास चार्ज 0 नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा और इसको घुमाकर रिटर्न बैक कर देगा, और अब इसमें पीछे धक्का मारेगा। हम देखते हैं लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और जैसे ही आउट हो जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ क्या हो जाता है? आउट हो जाता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे न्यूमेरिकल, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी लेकर आया, एक स्टेप क्या बना? इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल 0 हो गई, उसके बाद फाइनल 0 हो गई, और फिर हम उसके बाद सॉरी वो वाला अगले स्टेटमेंट के लिए वो वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी उसके बाद आ जाएगी। और वो जैसे भी कैलकुलेशन हम करते हैं न्यूमेरिकल, मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं क्लास 11 में, उसी बेसिस पर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन का यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नहीं बात, तो ये केस हो गया। अब नेक्स्ट केस देखिए इसका, इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट केस ले रहे हैं हम इसमें 4।
अब इसमें जरा ध्यान से समझेंगे, काफी स्टेटस केस है, ये सारे केस आपको समझ में आ गए। अब इस पर आते हैं, इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि पहले तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ भी लगेंगे, ये सारे अभी आपको याद रखने हैं, ठीक। इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी तक हमने देखा कि 4 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी है, मूविंग है, अपोजिट में जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है। अब ना तो वो अपोजिट में जा रहा है, ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ना वो स्टेशनरी है, बट मोशन में तो है। बट अब वो जब एंटर करता है तो उस समय वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए एंटर करता है। क्या बनाते हुए एंटर करता है? एंगल। तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हमने देखा, उसके पास मास भी है, उसका चार्ज भी है, और उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है जिसका नाम है u, और u वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इस तरह से, और ये इसकी डायरेक्शन है, और उससे थीटा एंगल बनाते हुए इसमें एंटर करता है। तो क्या होगा? तो आंसर है इसका लॉरेंस फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकली। कैसे? तो उसको जरा एक्सप्लेन समझने के लिए एक चीज पहले आप ये समझेंगे कि जब कोई वेक्टर थीटा एंगल के साथ एंटर करता है या मोशन करता है तो हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि काइनेमेटिक की कैलकुलेशन के लिए जो काइनेमेटिक की एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं, एक साथ दोनों डायरेक्शन में नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते थे और वर्टिकल। तो इसलिए हमको वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और वेक्टर में पढ़ चुके हैं, जो वेक्टर है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व किया अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड u cos थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल है थीटा, वहां cos थीटा आता है, और दिस इज u sin थीटा परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ एंगल नहीं होता वहां पर साइन, यहाँ एंगल होता है वहां पर। अब आपको सोचना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स के कारण एक्सीलरेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो बताइए u वेलोसिटी टूटकर 2 भागों में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, रिजॉल्व हो गई। अब इसको भूल जाइए, केवल 2 दिख रहे हैं आपको, u sin थीटा और u cos थीटा। बताइए कौन सी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इफेक्टेड होकर इंक्रीज होगी और कौन सी नहीं होगी? यस, u cos थीटा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड u sin थीटा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स किस पे काम करता है? इधर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, तो इसमें फोर्स लगेगा, और फोर्स में ही वेलोसिटी चेंज आते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाने लगती है। तो ये वाली वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये वाली वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, और नई बात। बट ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये वाला कुछ इफेक्ट तो होगा, जो भी होगा, ठीक है। एनीवे, अब ये वाली वेलोसिटी इस पर लगती है, तो ये पार्टिकल को ये कहां ले जाना चाहती है? सीधे। लेकिन ये कुछ एंगल पर आया तो स्टार्टिंग में इस पर फोर्स लगेगा, और ये फोर्स लगने के कारण इसकी वेलोसिटी ये वाली बढ़ रही है, ये वाली नॉट चेंज। तो ये इट विल टर्न लाइक दिस, मतलब प्रोजेक्टाइल। तो ये थोड़े टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा और ये ऐसे चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ठीक है, देखिए ये ऐसे जा रहा था ना, ऐसे ये वाली वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये कहाँ टर्न होगा? यहाँ तो कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा, तो ये इसको टर्न होगा, और टर्न होने के बाद एक बार ये अलाइन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन, ये टर्न हुआ। इसमें फोर्स अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, तो ये ऐसे नीचे गिरता चला जाता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये फोर्स लगा, फिर ये ऐसे गया, फिर तो लगाकर फोर्स अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। तो दिस इज द सर्कुलर मोशन, नॉट अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो फिक्स है नीचे की तरफ। बट यहाँ पर ये थोड़े समय के लिए प्रोजेक्टाइल होगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। तो सीधा करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता है थोड़ी देर के लिए, बाकी बात तो उसके बाद तो यू साइन थीटा बढ़ता रहेगा, वो तो उतना ही उसका काम खत्म हो गया, उसमें काम ऊपर की तरफ तो फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी को कोई नहीं आएगा। नो, तो जहां तक पहुंच गया ना ये इस वेलोसिटी का, और यहाँ किस वेलोसिटी के कारण जा रहा है? u cos थीटा के कारण, और फिर उसके बाद ये बात निकल जाएगा। एक बार सीधा हो गया, उसका काम तो खत्म हो गया, ये कंपोनेंट का। अब ये सीधा हो गया, इसके बाद ये वेलोसिटी है, वो भी किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। समझ गए? तो अब रिजल्ट क्या निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है? किसी चीज को मोड़ता नहीं है, केवल मोशन को एक्सीलरेट करता है, वेलोसिटी को फास्ट करता है। तो ये किसका
क्या करेगा, एक्सेलरेटेड। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा, डू नॉट टर्न, ये टर्न नहीं करता, केवल उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसको बढ़ा देगा। क्लियर हो गया। टर्न करने का काम मैग्नेटिक फील्ड करता है। तो अब हम देखेंगे लॉरेंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। जरा इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। ये रिजॉल्व किया, u cos थीटा विल बी इंक्रीज, u sin थीटा विल नॉट चेंज, दैट इज यूनिफॉर्म। द चार्ज एंटरिंग एट एनी एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव u sin थीटा यूनिफॉर्म अक्रॉस E, but u cos theta along E keep on increasing due to acceleration, hence directed toward electric field। समझ आ गया। तो ये पूरी स्टोरी इसके बेसिस पर। अब हम देखेंगे लॉरेंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। अब लास्ट टॉपिक हम ले रहे हैं लॉरेंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके कुछ स्पेशल केसेस देखिए, इधर ध्यान दीजिए। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को भेजा, उसके पास चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है। बताइए फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लगेगा। एक चार्ज पार्टिकल है, उसके पास वेलोसिटी भी है, ठीक है, और वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो उस पर फोर्स का कितना इफेक्ट होगा। तो आंसर है नो इफेक्ट। क्यों नो इफेक्ट है, मोशन तो है। मैग्नेटिक फील्ड तो उसके पीछे पड़ता है जिसके पास मोशन होता है, और चार्ज भी है, मोशन भी है, तो क्यों इफेक्ट नहीं कर रहा। तो आंसर है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये उठाकर अपने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन, ऐसा हम कर नहीं सकते। ये सब क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। और अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो लॉरेंस फोर्स कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। सो नो फोर्स नो इफेक्ट। अभी नो फोर्स समझ आ गया आपको बेटा। आप देखिए अब इधर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अब हम करने वाले क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है। नॉर्मल, जब एक पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये पार्टिकल ऐसे आउट हुआ या ऐसे इन किया, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया आपने, 90, तो उसको फोर्स लगेगा अपवर्ड। और अगर ऐसे है तो डाउनवर्ड, ऐसे है कुछ भी हो तो फोर्स लगेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, राइट एंगल। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स इज नॉर्मल टू वेलोसिटी, हमेशा वेलोसिटी कैसे होता है, नॉर्मल। तो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो आंसर है इट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन। क्या करेगा, ओनली चेंज डायरेक्शन और नॉट एक्सीलरेटेड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेलोसिटी अगर 5 है तो उसकी वेलोसिटी को 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा। वेलोसिटी को इंक्रीज करने का कार्य कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पहले स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक। अब इधर आइए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए भेजा। अब नॉर्मल नहीं भेजा, कुछ एंगल बनाते हुए भेजा। तो फिर से फिजिक्स का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये वेलोसिटी को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। यहाँ एंगल है हमारा u cos थीटा अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ कोई एंगल नहीं है, वहां पर u sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो नॉर्मल कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो पैरेलल कंपोनेंट है। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड के कारण कौन सी वेलोसिटी इफेक्टेड होगी, ये वाली या ये वाली। तो आंसर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब बची कौन सी, ये वाली वेलोसिटी। अब सुनिए, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। अच्छा एक चीज मेरे को बताइए, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को बढ़ा नहीं सकता तो घटा भी नहीं सकता, बट उस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो है, दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस डायरेक्शन में मोशन जरूर होगा उसका, ठीक। दूसरी चीज, तो ये वाली वेलोसिटी क्या कर रही है, तो आंसर है ये मैग्नेटिक फील्ड की कैसी है, नॉर्मल। लगाइए रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ये फोर्स लगा टर्न लाइक दिस। तो ये पार्टिकल ऐसे आया और ऐसे घूमा, तो ये पार्टिकल ऐसे गया अंदर की तरफ,
अंदर की तरफ जा रहा है, जा रहा है अंदर, ऐसे इमेजिन करिए ऐसे जा रहा है। अब ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी तो है, ये तो जीरो नहीं हुई है, तो ये वेलोसिटी लगाकर इस पर काम करती रहती है, तो ये धकेल कर चले जाती है। तो ये ऐसे गया और फिर टर्न हुआ, फिर ऐसे गया और इस तरह से ये ऐसे काम करता है। तो जब पार्टिकल u वेलोसिटी से कुछ एंगल के साथ एंटर करेगा तो ये वाली वेलोसिटी इसको टर्न लेकर आएगी 90 डिग्री। तो ये इसने सर्कल बनाया और ये सर्कल आगे कैसे चला गया, दिस वेलोसिटी। और अब हम देखते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो शेप बनता है, इस शेप का नाम क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्कल। और अगर एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, सांप की तरह लहरा रहा है, इसमें स्पाइरल, अगर हम एक स्प्रिंग को पकड़ कर ऐसे खोलते हैं तो उसमें छल्ले ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, रिंग। तो ये कौन सा शेप होता है, हेलिक्स। तो ये कौन सा शेप हो जाएगा इसका, हेलिक्स। तो ये हेलिक्स शेप बनाता है इस तरह से जब एंटर करता है। अब इसमें स्टोरी को जरा पढ़ते हैं। ड्यू टू u cos थीटा नो फोर्स कीप ड्रिफ्टिंग अलोंग u cos थीटा, उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट करेगा। ड्यू टू u sin थीटा एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड हैज इट विल टर्न। तो ये टर्न u sin थीटा के कारण होता है और आगे इसके कारण जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से u cos थीटा के कारण। अब ये जो हेलिक्स पाथ है इसका कुछ रेडियस भी होगा, क्योंकि ये सर्कल आगे बढ़ रहे हैं। तो वो रेडियस निकालने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में पिछले पन्ने पर मैंने जो कराए थे आपको फॉर्मूले, उसी रेडियस का फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला लोगों ने स्टडी किया था, R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। क्या फॉर्मूला था रेडियस का, एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी है जो इसको घुमा रही है, u sin थीटा। तो देखिए क्या आ गया, तो ये क्या आ गई, रेडियस ऑफ हेलिक्स। इससे कैलकुलेशन कर सकते हो हेलिक्स की। दूसरी, ये घूम रहा है तो इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी भी है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बी अपॉन एम। ओके, इससे निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी भी हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा 1/t फ्रीक्वेंसी, या t इक्वल टू 1/m। तो पलट देंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने लिखा कहीं और उसको रिवर्स कर दिया, तो ये क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी। करा फ्रॉम गंदा पन्ने पर लिखा हुआ है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरेस्टिंग है इसमें, वो आपको समझनी है कि जब ये छल्ले आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक रिंग से दूसरे रिंग का कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे पिच। और पिच का मतलब होता है डिस्टेंस। तो वो पिच हम कैसे निकालते हैं, पिछले क्लास 11 में नॉलेज आपका कम है वेक्टर का। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन का हमको क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है। अच्छा, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, पिच। पिच क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम या फिर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो कौन सी वेलोसिटी लोगे, u cos थीटा या u sin थीटा, इधर जा रहे हैं ना, तो u cos थीटा आएगा हमारे फॉर्मूले में वेलोसिटी के स्थान पर, और टाइम जो भी उसको लगता है एक साइकिल कंप्लीट करने वो क्या है, t। और u cos थीटा और t हम निकाल चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वो कितना होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। u cos थीटा तो ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये क्या आ गया, पिच ऑफ हेलिक्स। तो ये आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने जान लिया कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है और उसका इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है और मैग्नेटिक फील्ड में कितना होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएंगे तो